हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन +2 क्लास मैथ्स बाय गुरजीत सर। आज हम 4.1 के बाद का जो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स वो पढ़ेंगे। 4.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी, आई थिंक उसमें से एक तो जो डिफ़िकल्ट टाइप के सम थे वो भी मैंने डिस्कस कर लिए थे। तो आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। जैसे कि मैट्रिक्स में आपने पढ़ा कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है या मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, उनमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, और उनमें से कुछ कॉमन लेना है आपको तो कैसे लेना है। तो इस टाइप के मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप उसमें ऑब्जर्व करते हो। तो सेम डिटर्मिनेंट में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है कि सब कुछ मैट्रिक्स की तरह नहीं है। इसमें डिटर्मिनेंट एक नंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसको डील करने का एक तरीका होता है, उसको अलग तरीके से हम डील करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करना है, मतलब एक मैट्रिक्स की हेल्प से, वो आपने अच्छे से देख ही लिया। तो अभी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप बुक में से देखो, अपनी में से, मैं भी पढ़ता हूँ यहीं बुक में से, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का क्या मतलब है? रो को इंटरचेंज में कन्वर्ट, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कॉलम्स को रो में। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैट्रिक्स में, इसे ट्रांसपोज कहते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर हम ऐसा करते हैं, इंटरचेंजिंग करते हैं, तो उससे जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो अनचेंज्ड रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मतलब सिंपली अगर हम इस प्रॉपर्टी को लिखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। वो यही कहना चाहता है मैथमेटिकली, अगर हम इसे समझें तो, कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है किसी भी मैट्रिक्स का, वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होता है। यानी कि ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी आप इसमें एग्जांपल देखोगे, मैं अपनी तरफ से कुछ भी एग्जांपल ले लेता हूँ या बुक में से ले लेता हूँ कोई, जैसे 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। तो ये हमारी मेन मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी ट्रांसपोज की बात करूँ तो वो क्या होगा? 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। तो ये मेन डिटर्मिनेंट है, और ये डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि उसका ट्रांसपोज ले लिया। तो अब हम इनकी वैल्यू निकाल के देखेंगे कि ये इक्वल आती है या नहीं आती। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी तो इक्वल आनी चाहिए, है ना। तो इसका निकाल लो वैल्यू पहले। 2 × 0 × -7 0, 4 × 5 20, और -3 का साइन चेंज करके लगाना पड़ेगा, नेगेटिव प्लेस है। 6 × -7 -42, एंड 4 × 1 4, और एक बीच में माइनस, देन अगेन 5 × 6 × 5 30, एंड 1 × 0 0। तो यू विल गेट -40, -46 × 3 128, सॉरी, -46 3 6 18, 3 4 12 +1 30। तो -136, सॉरी 18, 138, देन 13 × 5 150। तो इनको आप सेटिंग करोगे तो 150 -40 110 110 -138, तो माइनस का 28 आपको मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट भी हम फर्स्ट रो के अबाउट कर लेते हैं। तो 2 इंटू क्या आएगा, 0 × -7 वही 0, 5 × 4 -20, देन -6 इंटू -3 × -7 21, 5 × 5 25, और बीच में माइनस, देन अगेन 1 इंटू -3 × 4 -12, एंड 0 × 5 0। यू विल गेट -40, -4 हो जाएगा ये, प्लस का 24, और ये हो गया आपका -12। तो आप यहाँ पे भी क्या देख रहे हो, इनको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, माइनस का 28 ही मिल रहा है। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि आप जिस मर्जी तरीके से कर लो इसका डिटर्मिनेंट, आपकी मर्जी है, और आपको सेम ही आंसर मिलेगा। मतलब आप चाहे उसका ट्रांसपोज कर लो, चाहे आप उसे डायरेक्ट कर लो, यू विल गेट सेम आंसर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 आपकी वेरीफाई हो गई कि इंटरचेंज करने से उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी रीड करती है, दिस इज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन देयर साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो ये वही ऑपरेशन है एक टाइप से।
जो हम लगाते होते थे कि दो रोज़ को इंटरचेंज कर दो, दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो आपस में, ये उस ऑपरेशन की बात कर रहा है। जैसे मैट्रिक्स में हमने पढ़ा चलो मैट्रिक्स का केस सेपरेट था, वो मैंने आपको बताया भी था कि मैट्रिक्स में हम दोनों चीज़ों को इक्वल रख के चलते थे। दो चीज़ों के ऊपर इक्वल रख के चलने से हम कोई मर्जी ऑपरेशन उस पर लगा दें, नो प्रॉब्लम, कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, देखो दोनों साइड बराबर पड़ेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन यहाँ हम इक्वल रख के नहीं चलेंगे, हम सीक्वेंस में चलेंगे। चलो आगे जाके आपको पता चलेगा कि सीक्वेंस में चलने का क्या मतलब है। तो हमें ये देखना होगा कि एक स्टेप के बाद अगर दूसरे स्टेप पे जाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आप लेके आओगे। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आप रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो उससे क्या साइन का चेंज आता है, साइन का चेंज आ जाएगा उसमें। यानी कि इसके कहने का मतलब यही है कि जैसे ये मैट्रिक्स ही देख लो आप, इसमें अगर मैं कोई दो रोज़ को इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब कि इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगा देता हूँ कि R1 इज़ इंटरचेंज्ड विद R2, तो ये जो है वो ये कि हो जाएगी, देखो इसका 604 फर्स्ट पे आ जाएगा और 2 -3 5 सेकेंड रो हो जाएगी, और थर्ड रो आपकी वही सेम रहेगी 1 5 -7। तो क्या किया मैंने, इसमें दो रोज़ को इंटरचेंज किया, तो इससे उसने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, साइन का फ़र्क। साइन का मतलब कि जैसे इसका -28 आ रहा है तो इसका क्या आना चाहिए, +28 आना चाहिए। तो लो चेक करते हैं, हम इसको करके देखते हैं। तो 6 इंटू क्या आएगा, 3 7 जा 21, 5 5 जा 25, देन 0 इंटू समथिंग करने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, +4 इंटू 2 इंटू 5 10, -3 इंटू 1 -3 और फिर +3 हो जाएगा। तो 21 - 25 -24 -4 इंटू 6 -24 और 13 इंटू 4 52। तो डेफिनेटली देखो 52 -24 करोगे तो क्या आएगा, 28 पॉजिटिव आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें हमने दो रोज़ को इंटरचेंज किया तो उससे ये -28 से 28 हो गया। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप जैसे मान लो सीक्वेंस में चल रहे हो, आपके पास ये कोई डिटर्मिनेंट पड़ा है, मान लो ये 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, तो जैसे ये था आपके पास, तो मान लो आपको किसी वजह से इसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाना पड़ जाता है, मान लो आपको ये ऑपरेशन लगाना पड़ गया जो अभी हमने लगाया R1 इंटरचेंजिंग R2, तो आप लगा दो, नो प्रॉब्लम, लगा दो आप। हम बाद में देखेंगे कि इक्वल है नहीं है, कैसे इसको इक्वल करना है। हमने इंटरचेंजिंग का ऑपरेशन लगा दिया क्योंकि हमें चाहिए वो किसी वजह से, जैसे हमें इन्वर्स फाइंड करने में चाहिए होता था पहले वहाँ पे, तो ये हमारी नीड है, हमें इंटरचेंज करना पड़ रहा है। बट इन दोनों को इक्वल करने के लिए, अब आपको भी पता है ये -28 है, ये +28 है, तब दोनों को इक्वल कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को भी सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं कि ये हो गया, इसके बाद ये आ गया, इक्वल टू दिस हो गया, इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस एंड सो ऑन। तो हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं जो हमें लेके आना है या प्रूव करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हम इस स्टेप से इस स्टेप पे आते हैं, इक्वल तो मैं लिख दूंगा, बट आपको भी पता है 28 -28 के इक्वल तो नहीं होता, तो हम इसे भी माइनस बनाने के लिए उसके बदले में बाहर माइनस लगा देंगे। तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया, देखो ये पक्का ही पता आपको -28 है, ये भी पता है आपको ये 28 है, और इसके साथ अब माइनस लग गया तो ये भी -28 हो गया, तो इक्वल हो गए ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के ऊपर ये ऑपरेशन लगाते हो इस टाइप का, तो ऑपरेशन आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, न्यूट्रल करने के लिए, तभी वो इक्वल रह पाएगा कि ये स्टेप इसके इक्वल है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। जैसे मैट्रिक्स में आप दोनों साइड ऑपरेशन लगाते थे क्योंकि वो एक इक्वेशन होती थी, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये एक सीक्वेंस है। तो इसमें अगर आप कोई चेंज इसमें करते हो तो अकॉर्डिंगली उसे न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या करना है वो आपको समझना होगा। या आपने समझ लिया कि कोई भी दो रोज़ को इंटरचेंज करो या कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करो तो उसके बदले में आपको एक माइनस लगानी पड़ेगी। इंटरचेंज आप कर सकते हो, उसके बदले में जो करना है वो आप कर लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है थर्ड, दैट इज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, यानी कि ये प्रॉपर्टी सभी दोनों पे चलती हैं, जैसे आपने पहले पढ़ी अभी इंटरचेंज करने वाली, रो को कर दो तब भी साइन का फर्क पड़ेगा, अगर दो कॉलम को कर दो तब भी साइन का ही फर्क पड़ता है उस पर। तो प्रॉपर्टी थर्ड में आप क्या पढ़ रहे हो, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आइडेंटिकल का मतलब है बिल्कुल सेम होना। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है आपको कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट में कोई दो रो कोई या दो कॉलम सेम आ जाते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक रो है 2 3 5, एक है 1 7 9, एक दूसरी फिर से वही आ जाती है 2 3 5, ऐसे कुछ
कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट और थर्ड ही सेम होनी चाहिए। ये 2 3 5 यहाँ पे भी आ सकती थी, नो प्रॉब्लम, वो एक ही बात है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो रो आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट श्योर जीरो होगा। इसको आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पक्का जीरो लिख दिया करोगे। अब आप इसको करके भी देख सकते हो। जैसे इसका डिटर्मिनेंट करते हो आप, 2 इंटू क्या आएगा, 7 5 जा 35, 9 3 जा 27, देन -3 इंटू क्या आएगा, 1 5 जा 5, 9 2 जा 18, देन +5 इंटू क्या आएगा, 3 1 जा 3, 7 2 जा 14। तो आप 35 - 27 क्या आ गया, 8, यस 8 इंटू 2 16, देन 5 - 18 इज -13, -13 इंटू 3 प्लस का 39, -14 + 3 इज -11, 11 इंटू 5 माइनस का 55। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तब भी 55 आ रहा है और माइनस भी 55 है, दैट इज़ ज़ीरो। तो मीन्स कि आप कहीं भी किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आपको दो रो सेम मिल जाती है, देन डायरेक्टली यू विल पुट इट इक्वल टू जीरो, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज जीरो। इसी तरह कॉलम के लिए भी होता है। जैसे मान लो आपके पास एक कॉलम है 152, दूसरा कॉलम भी आपके पास 152 आ जाता है, बाकी तीसरा जो मर्जी हो, सेम भी हो कोई दिक्कत नहीं, सेम होगा तो अब भी ज़ीरो होगा, लेकिन अगर कोई डिफरेंट होगा तब भी ये ज़ीरो होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। आप करके देख सकते हो, डाउट अपना क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, कि अगर डिटर्मिनेंट सॉरी कॉलम सेम आ जाते हैं या रो सेम आ जाती है तो क्या होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो of determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। तो ये कह रहा है कि if each element of a row, किसी डिटर्मिनेंट की अगर कोई एक रो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। वो कहना चाहता है कि उस पर वही इफेक्ट पड़ेगा जितना आपने मल्टीप्लाई किया। यानी कि अगर जैसे मैं उसी एग्जांपल पे ले लेता हूँ, थोड़ा आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा हमें, क्योंकि सॉल्व हमने करके रखा हुआ है इसको ऑलरेडी। जैसे ये क्या कहना चाहता है, जैसे हमने इसका डिटर्मिनेंट किया था इसका, तो ये 28 आया था। अब ये कह रहा है कि अगर मैं किसी रो के ईच एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मैं इस रो को या इस रो को या इस रो को किसी को भी मैं एक नंबर यानी कि 2 वगैरह लगा लो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उससे उसकी वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब कि ये भी कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। आप समझ गए, आप इसकी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे वेरीफाई करके देख लेते हैं। जैसे अभी आपने ये तो देख ही रखी है, देखो इसका डिटर्मिनेंट 28 आ रहा है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। चलो मैं कर देता हूँ सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट लिख देता हूँ सेम 604। अब ये भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये इस टाइप का ऑपरेशन है, ये आप पहले लगाते होते थे, देखना R2 इज़ चेंज्ड बाय 2 टाइम R2। देखो मैट्रिक्स में आप आराम से लगा देते थे, क्यों, इक्वालिटी थी, पैरेलल चल रहा था सब कुछ। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे इसमें 2 - 3 5, ये सॉरी 604 सेम लिखा मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा -6 एंड 2 5 जा 10, इसको भी सेम लिखा 157। यानी कि मैंने R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले मैं आपको बता रहा था कि देखो मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आप इसको मल्टीप्लाई कर देते थे 2 को, बट क्या होता था उसमें, दोनों साइड इक्वल टू समथिंग चल रहा है पैरेलल, तो हम दोनों साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सीक्वेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लगाते हैं किसी पे, तो वो अब अभी देख ही लोगे। यानी कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आप क्या आ रहा है, ये हो गया आपका 2 से मल्टीप्लाई करके, इसका डिटर्मिनेंट मैंने किया, तो 6 इंटू क्या आएगा, देखो 6 7 जा 42, 10 5 जा 50, देन 4 के साथ क्या आएगा आपका 4 5 जा 20 एंड 6 1 जा -6 से +6। तो दिस इज -8 इंटू 6 -48, और ये आ गया 26 इंटू 4 104। तो डेफिनेटली 104 माइनस 48 क्या होगा, 64 देन 56, यस वही सेम 56 जो हमें चाहिए था। तो आप क्या देख रहे हो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 28, लेकिन इस डिटर्मिनेंट की एक रो को 2 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू जो आती है दैट इज़ 56। अब आप मैट्रिक्स में सोचो क्या था, मेरा मतलब ये है कि मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर बाहर पड़ा है, ऐसे मैट्रिक्स की वैल्यू के बाहर नंबर पड़ा है, उसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप सभी एंट्रीज से मल्टीप्लाई उसको करते होते थे, ठीक है ना। अगर कोई कांस्टेंट बाहर है तो मैट्रिक्स केस में हम क्या करते थे, उस नंबर को सभी से मल्टीप्लाई करते थे अगर हमें वो नंबर मल्टीप्लाई करना है तो। लेकिन इसमें क्या होगा डिटर्मिनेंट में, अगर मान के चलो मैं ये कहूँ कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का डबल 2 से मल्टीप्लाई करने का वही मतलब हो गया ना, 2 इंटू इस दिस का मतलब है
क्योंकि ये पूरे का पूरा नंबर तो आपका 28 है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि 2 को मैं इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 2 को 28 से करना। तो एक मैट्रिक्स सिनारियो में अगर आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं तो आप सभी के साथ नहीं करोगे। क्लियर हो गया आप आपको? क्योंकि बराबर इफेक्ट पड़ जाता है जब आप इसको सिर्फ एक रो से ही कर देते हो। तो मतलब कि ये प्रॉपर्टी आपको ये सजेस्ट करती है कि जो मल्टीप्लाई करने का रूल है एक कांस्टेंट को किसी डिटर्मिनेंट के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर नहीं बोल रहा मैं, डिटर्मिनेंट के अंदर, वो रूल मैट्रिक्स से डिफरेंट रहेगा। मैट्रिक्स में नंबर को सभी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता था, लेकिन अब ये जो 2 है हम सिर्फ एक रो या किसी एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है आपको? एक नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे अंदर, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय आइदर वन कॉलम और बाय आइदर वन रो। तो क्योंकि उसमें अगर आप सबसे कर देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मान लो मैं 2 को तीनों से ही कर देता हूँ जैसे मैट्रिक्स में करता था, तो डेफिनेटली 2 का इफेक्ट तो वो इसमें डाल देगा, 2 का इसमें डल जाएगा, 2 का इसमें पड़ जाएगा, तो मतलब पूरा ये 8 टाइम हो जाएगा। समझ गए ना? 2 टाइम हो गए, एक के करने से 2 टाइम का फर्क पड़ रहा है तो दूसरी में भी 2 टाइम पड़ेगा, उससे डबल हो जाएगा, फिर उससे डबल हो जाएगा। तो मतलब कि ये अगर 2 मैंने सबसे कर दिया गलती से तो वो 8 टाइम आ जाएगा और वो इक्वल नहीं रहेगा। तो मतलब कि यही मीनिंग है इसका कि अगर डिटर्मिनेंट में आपने नंबर मल्टीप्लाई करना है अंदर तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ करोगे। तो यही था इसमें इतना। अब मैं इसमें सिक्वेंशियल इफेक्ट थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप आपके पास ये मान लो पड़ी है 604 2 -3 5 1 5 -7। सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या होगा? जैसे मान लो आप पहले मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाते थे कि R1 इज चेंज्ड बाय 2 टाइम R1 या 2 टाइम R2 कर लो, R2 को मैंने जैसे अभी यहाँ पे किया, तो नो प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि आप कर सकते हो, आपने ये ऑपरेशन लगा दिया, ओके। आप इसकी जगह लिख दो इसको 604, 2 की जगह 4 -6 एंड 10 देन 157 -7 सेम। आपने तो ऑपरेशन लगा दिया, लेकिन अब न्यूट्रल भी करना है आपको। यू नो वेरी वेल कि दिस इज़ 28 एंड दिस इज़ 56। तो इस 56 को इस 28 के इक्वल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो समझ गए आप? अगर आप किसी रो को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर दो, नो प्रॉब्लम, बट उसके बदले में वो 2 डिवाइड में भी लगाना है आपको। ठीक है? ये ऑपरेशन लगाने का इफेक्ट आप समझिए। इंटरचेंजिंग करनी है कर सकते हो, बट उसके बदले में क्या लगाओ? माइनस। ठीक है? अगर ये ऑपरेशन लगाना चाहते हो लगा दो, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो नो प्रॉब्लम, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, बट वही नंबर बाहर डिवाइड में भी आपको लगाना होगा उसे न्यूट्रल करने के लिए। तभी देखो ये 56 का 28 बनेगा और आप इसको इस 28 के इक्वल लिख पाओगे। क्लियर है मेरी बात? ऑपरेशन लगाने का इफेक्ट जो है वो ये होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं उसको थोड़ा उल्टा टाइप से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? बाद में हम उसको सीधा कर लेंगे, क्योंकि उल्टा जो उसको समझाते हैं तो ज़्यादा आई थिंक सो इफेक्टिव होती है। तो ये प्रॉपर्टी रीड करती है, मैं उल्टा लिख रहा हूँ इसको, बुक से उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आपने देखा कि जब आप इसमें नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो रो वाइज होगा। रो वाइज होने का मतलब है कि एक रो में ही मल्टीप्लाई करोगे या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका उल्टा कॉमन निकालना। जैसे कॉमन निकालोगे ना, मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि हम किसी मैट्रिक्स में से जब कॉमन निकालते थे तब तो हम निकालते थे हर एक रो में से, लेकिन डिटर्मिनेंट में कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है, जैसे मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 2 4 6 8 10 12 2 8 6 चलो 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो मान लो अभी आपको दिख रहा है कि इस पूरी मैट्रिक्स में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। तो जैसे मल्टीप्लाई आप एक के साथ ही करते थे तो कॉमन भी एक एक में से आपको लेना होगा, यानी कि इसका 2 जो कॉमन है वो आप अलग लोगे, इस रो का 2 कॉमन अलग और इस रो का 2 कॉमन अलग लोगे, यानी कि टोटल कॉमन जो आएगा वो कितना होगा? 8। और फिर यहाँ आप क्या लिखोगे? फर्स्ट रो में से कॉमन ले लिया 2 1 2 3, यहाँ से भी 2 कॉमन ले चुके हो 4 5 6 और यहाँ से भी 2 कॉमन ले चुके हो 1 4 3।
तो इस तरह से आप इस एक्शन को परफॉर्म करोगे, समझ गए ना, कि हर एक कॉलम का, हर एक रो का अपना अपना कॉमन निकलेगा। तो चलो आपने सभी एलिमेंट्स को रो वाइज कवर कर लिया, तो आपको कॉलम वाइज कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है। चाहते तो आप इस कॉलम में से 2 कॉमन, इस कॉलम में से 2 कॉमन और इस कॉलम में से 2 कॉमन निकाल के लिख सकते थे, तब भी सेम यही दिखता आपको। ठीक है, इस बात को तो मैंने यहाँ मेंशन ही नहीं किया कि आपने कॉमन निकाला कैसे, रो वाइज निकाला या कॉमन कॉलम वाइज निकाला। ठीक है, तो कॉमन आप जब निकाल रहे हो तो रो वाइज निकाल रहे हो, यानी कि एक रो का अलग से, दूसरी रो का अलग से, तीसरी का अलग से। इवन के कई बार ऐसा भी आप कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे चलो इस पर लिखा हुआ है थोड़ा, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट है, उसमें एक रो है आपके पास 2 4 8, ए का मान लो 3 9 12, ए का मान के चलो 5 15 एंड 10। तो देखो आप इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आप निकाल दो, नो प्रॉब्लम। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, 3, ये भी निकाल दो। इसमें से क्या ले सकते हैं हम, 5, ये भी निकाल दो। तो उससे ये क्या बचेगा, 1 2 4, 1 3 4 एंड ये क्या बचेगा, 1 3 2। क्लियर है, यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कि तीनों रोज़ में से सेम निकलेगा तो ही आप निकालोगे, उनका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हर रो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो आप उसका कॉमन अलग, दूसरी का अलग, तीसरी का अलग निकाल सकते हो, इट इज़ ओके। तो जैसे आपने इसमें से 2 निकाला, इसमें से 3 निकाला, इसमें से 5 निकाला, जो निकल रहा है वो निकाल दो। हमें कोई ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि दोनों में से सेम निकलेगा तो ही निकाल सकते हैं, लिख तो चाहे सेपरेट ही दें उसको, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सेपरेट लिखना है तो सेपरेट जो मर्जी निकलता है निकाल दो कॉमन, ठीक है। जबकि मैट्रिक्स में आप ऐसे नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे ही मैं बोल रहा था कि जैसे इसमें सब कुछ देखो, अब कॉलम वाइज रो वाइज चल रहा है 1 बाय 1, तो एडिशन भी इसमें रो वाइज कॉलम वाइज ही होगी। यानी कि जब आप मैट्रिक्स एडिशन की बात करते हो तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब क्या है, आप क्या लिखोगे, डेफिनेटली ये लिखोगे A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, B1 प्लस B1, B2 प्लस B2, B3 प्लस B3, C1 प्लस C1, C2 प्लस C2, C3 प्लस C3। आप मैट्रिक्स के केस में तो ऐसे लिखोगे, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट के केस में अगर आपको एडिशन करनी है तो उसके लिए आपको वो जैसे नंबरों में मल्टीप्लाई वाला हिसाब रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये 2 रो मैच करेंगी तभी आप तीसरी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। करना कैसे है, रो वाइज 1 बाय 1, यानी कि एक ही रो को आप ऐड कर सकते हो इसमें, और वो भी किस कंडीशन पे, जब बाकी की 2 मैच करेंगी तब। ओके, तो अब इसमें 2 रो मैच कर रही हैं बिल्कुल सेम, तो आप इन 2 को ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इट विल बी इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2 और A3 प्लस लैम्डा 3। तो आप ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली इनको सेम लिख देंगे, B1 B2 B3, जैसे लाइक टर्म वाला कॉन्सेप्ट है ये एक टाइप से, C1 C2 C3। यानी कि हम इनको लाइक टर्म्स तब बोलेंगे जब इनकी 2 रो मैच करेंगी और ऐड उनके कोफिशिएंट को कर देंगे। एक टाइप से ये कोफिशिएंट हो गए दोनों, और ये इनकी क्या होगी, टर्म्स होगी, जिसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये लाइक टर्म है या नहीं है। तो इस तरह थोड़ा सा मैचिंग करके चल रहा हूँ वैसे मैं, मतलब ये वाली बात नहीं है वैसे। तो इसमें 2 रो मैच करेंगे तभी आप थर्ड को ऐड कर सकते हो। इसी तरह 2 कॉलम मैच करेंगे तभी आप थर्ड कॉलम को कर सकते हो, ठीक है। इवन के जैसे मान लो मेरे पास एक केस आ जाता है, मैं लिखता हूँ इसमें 1 3 2 1 0 4 2 1 -1। मान लो एक ये डिटर्मिनेंट है, प्लस में मैं लिख देता हूँ 2 सेम करके, जैसे 1 3 2 2 1 -1, इसमें लिख देता हूँ 7 3 4। तो अब इनको ऐड किया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल देखो फर्स्ट से मैच कर रही है, थर्ड से। लोकेशन वाइज भी मैच करना जरूरी है, ये नहीं कि ठीक है जी इसकी ये वाली 2 रो हैं इसमें यहाँ पड़ी हैं दोनों, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लोकेशन वाइज, फर्स्ट के साथ मैच, थर्ड के साथ मैच, तो सेकंड को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट रोज़ को ऐड करो तो उसके लिए सेकंड का सेकंड के और थर्ड का थर्ड के इक्वल होना जरूरी है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि थर्ड रोज़ को मैं ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए फर्स्ट का फर्स्ट के इक्वल होना और सेकंड का सेकंड के इक्वल होना जरूरी है, तभी आप डिटर्मिनेंट में एडिशन कर सकते हो। तो इस एग्जांपल को मैं वेरीफाई करके देख लेता हूँ। अभी इसका देखने में डायरेक्ट मीनिंग क्या है, इसका डिटर्मिनेंट प्लस इसका डिटर्मिनेंट, और एडिशन का रूल जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली आप इनको ऐड करके क्या लिख सकते हो, क्योंकि इसकी फर्स्ट और थर्ड मैच कर गई तो इनको तो सेम लिखोगे, 1 3 2 को 2 1 -1। इसको ऐड करोगे 1 + 7 8, 0 + 3 3, 4 + 4 8। तो मीन्स आप ये कहना चाहते हो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसको मैं मानूंगा तो तभी जब वेरीफाई करेंगे हम। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं इसका डिटर्मिनेंट अलग से करता हूँ, इन दोनों का करके उसको ऐड अलग से करूँगा, तो ऐड करके सेम आना चाहिए।
तो चलो पहले इसको ही ऑप्टेन कर लेते हैं। 1 इंटू क्या आएगा, 3 1 जा -3, 8 1 जा 8, -3 इंटू क्या आएगा, 8 1 जा -8, 8 2 जा 16, देन 2 जा 8 1 जा 8, 3 2 जा -6, तो -8 11, 16 to 8 -24, -24 इंटू 3 + 72, 8 -6 2 2 2 जा 4, तो आपको क्या मिला, 72 + 4 76, 76 -11 is 65, तो ये आपका आंसर आ गया 65। हम इनको करके ऐड करके देखेंगे। इसमें फर्स्ट का किया 1 इंटू -0 ही हो गया, सॉरी ये तो -4, फिर -3 इंटू -1, 4 2 जा 8, एंड देन +2 इंटू 1 -0, तो ये आ गया आपका -4, -9 इंटू 3 + 27, 2 1 जा 2, तो 29 - 4 कितना आ गया, 25, तो ये हो गया एक। दूसरा करते हैं 1 इंटू -3 -4, देन -3 इंटू -7 -8, देन 2 इंटू 7 -6, तो -7 इंटू 1 -7, एंड -15 इंटू 3 45, 7 - 1 6 1, 1 इंटू 2 2, तो इनको करके आएगा आपका 45 + 2 47, 47 - 7 इज़ 40, तो अब आप क्या देख रहे हो, 25 इसका 40 इसका, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 और उसकी कितनी आ गई 40, तो ऐड करके वही कितना आ रहा है 65। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया। तो दो की एडिशन आपने कैसे करनी है, यू कैन ऐड ओनली 1 रो एट अ टाइम, बट प्रोवाइडेड जब अदर 2 रोज मैच करेंगी, और वो भी बिल्कुल लोकेशन वाइज, ऐसा नहीं कि फर्स्ट थर्ड के साथ मैच करेगी, थर्ड फर्स्ट के साथ करेगी, तो आपको उन्हें इंटरचेंज करना पड़ेगा पहले। तो जैसे अभी मैं इसका थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा। मीन्स के जैसे आपके पास ये है 2 3 1 1 7 2 1 4 9, उसमें प्लस कर रहे हो आप, मान लो आपके पास ये तो मैच कर गई 1 4 9, तो फर्स्ट हो गई, 2 3 1 सेकंड पे लास्ट पे चली गई, 1 7 2 मैच कर गई। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है जी ये इससे मैच कर रही है, इससे कर रही है, तो 2 मैच कर रही है तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट डन। आपको पहले इन्हें इंटरचेंज करके प्लेस पे, सही प्लेस पे लेके जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, R1 इज़ इंटरचेंज्ड विद R3। तो अब इसमें जब इंटरचेंजिंग की, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है कि इनको इंटरचेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस का। तो दैट मीन्स कि ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 3 1 1 7 2 1 4 9, तो ये हो गया माइनस। क्यों, क्योंकि इंटरचेंजिंग का इफेक्ट माइनस से पड़ता है। तो अब ये हो जाएगा 2 3 1, आगे आ जाएगा आपका 1 4 9 इधर, और ये हो जाएगा आपका 1 7 2। क्लियर है। अब आप इनको कर सकते हो। अब एडिशन तो नहीं हो रही, यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी आपको डेफिनेटली। 1 - 1 0, 7 - 7 0, 2 - 2 0, तो 0 हो गया तो 0 हो जाएगा आंसर, आपको डेफिनेटली पता ही है। तो ये सारा मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इनको मतलब ऐड करना चाहते हो आप, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, इनको इंटरचेंज करके सेटिंग करके फिर ऐड करना पड़ेगा। चलो यहाँ तो चलो ये डायरेक्ट 0 बना दिया। चलो मान लो यहाँ पे 9 होता, यहाँ पे 4 होता, तो भी आप इनको माइनस करके इन दो को सेम लिख के फिर एक सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जो मैथ्स में ये प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, ये उल्टा पढ़ाया जाता है। इसको उल्टा मतलब कि ऐसे लिखा जाता है कि अगर कोई कॉलम आपके पास डिटर्मिनेंट है, आप उसे ब्रेक डाउन करके 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक कब करोगे, किसी एक रो को तो आप ब्रेक डाउन करके लिख दो जैसे मर्जी, और बाकी 2 को सेम लिख दो। इसको ऐसे पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ, जैसे मेरे पास है 2 4 6 1 5 2 3 7 18, तो देखो आपको जैसे मान लो वैसे ही लगा कि मुझे इस रो को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को कैसे लिख सकते हो, पर आप जिसको 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हो उसको करोगे, बाकी 2 को सेम लिखोगे। जैसे 2 4 6 2 1 5 2, इसी तरह 2 4 6 1 5 2। हाँ, इसको ब्रेक करके लिख दोगे, जैसे मर्जी लिख दो, नो प्रॉब्लम। आप इसका 3 का 1 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो,
7 का चाहे 10 यहाँ लिख के -3 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 - 3 7 ही होता है। 18 को आप 10 + 8 लिखना चाहते हो 10 + 8 लिख दो, 8 + 10 लिखना चाहते हो 8 + 10 लिख दो, बट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। बस जस्ट ऐड करके वो आना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इसको पार्टीशन इसकी कर सकते हो। तो ये आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो सजेस्ट करती है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ये हमारी लास्ट है प्रॉपर्टी, बाकी उसके बाद कैलकुलेशन वर्क रह जाएगा। और वैसे मैंने आपको समझा दिया, और इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होता है। तो मैं इंपॉर्टेंट आपको बाद में डिस्क्राइब भी कर दूंगा। जैसे इसने कहा कि आपके पास मान लो कोई डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। तो इसमें प्रॉपर्टी में अगर आप पढ़ते हैं तो ये क्या कह रहा है आपको, इफ़ टू ईच कॉलम एंड रो। चलो मैं इसको वैसे समझा देता हूँ, आप पढ़ लेना बाद में। ये जो ऑपरेशन हम लगाते होते थे, ये हमने दो तरह के ऑपरेशन पहले लगाए हैं। अब हमारे जो मैट्रिक्स केस था उसमें, जैसे R1 इज़ चेंज्ड बाय R1 + 3 टाइम R2, कुछ ऐसे कर देते थे ना हम। किसी रो में किसी दूसरी रो का कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, या इस तरह का कोई ऑपरेशन हो गया, R1 इज़ चेंज्ड बाय R1 + R2, है ना। या कोई कॉलम के ऊपर हो गया C1 इज़ चेंज्ड बाय C1 - 3 टाइम C2। मतलब ये इस टाइप के ऑपरेशंस, इनको लीनियर उसमें आपने एलिमेंट्री रोज में पढ़ा हुआ, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में पढ़ा है आपने। तो इन ऑपरेशंस को जब हम मैट्रिक्स पे लगाते थे तो क्या इफेक्ट पड़ता था, वी डोंट नो क्यों। क्योंकि हमें इक्वल टू पे रखा होता था, तो दोनों साइड हम सेम ऑपरेशन लगाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता था। लेकिन यहाँ हमें इफेक्ट काउंट करना पड़ेगा कि एक बार ऑपरेशन लगाते हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है, वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही हम इसमें देखेंगे। इसमें प्रॉपर्टी में पढ़ते हो तो इसका कहने का मतलब है कि ऐसा ऑपरेशन लगाने से इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है, इसकी वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप दो रो को इंटरचेंज कर देते, सॉरी रो को नहीं, जैसे डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वैल्यू पे, उसी तरह ये ऑपरेशन लगाने से भी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ये ऑपरेशन आप जितनी मर्जी बार किसी डिटर्मिनेंट के ऊपर लगा लो, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो अब ये अलाउड है एक टाइप से आपको लगाना। अब इसको मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं आता चेंज। जैसे चलो हम इस पर 3 पे वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो मैंने इस पर ये ऑपरेशन लगाया, तो ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी, R1 में 3 टाइम R2 ऐड कर रहा हूँ मैं इसका, यानी कि A1 + 3 टाइम B1, A2 + 3 टाइम B2, A3 + 3 टाइम B3, बाकी B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब मैं इनकी क्वालिटी जज करूँगा कि है इक्वल टू या नहीं। अभी फ़िलहाल मैं इनमें लाइन लगा लेता हूँ। मैं इसकी बात करूँ तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि आप ऐसी किसी भी एक रो को ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट को लिख लेता हूँ, फर्स्ट का A1 A2 A3 मैं इसमें लिख लेता हूँ, बाकी तो सेम ही लिखनी होती है आपको, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये मैंने बिल्कुल जस्ट अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ इसको ब्रेक करने के लिए। दो सेम लिख रहा हूँ, देखो B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इसका A1 A2 A3 इसमें डाल दिया, 3 टाइम B1 3 टाइम B2 3 टाइम B3 इसमें डाल दिया। अब ये तो वही चीज़ आ गई। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सेम ही आ गया, इक्वल टू, प्लस इसका क्या बनेगा, इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। जैसे आपको कॉमन लेने का आपको पता चल गया रूल क्या है, एक रो में से अलग कॉमन आता है। तो B1 B2 B3 C1 C2 सॉरी अगेन B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये तो कन्वर्ट होके इसमें आ गया। तो अब ये क्या है, दो कॉलम दो रो क्या है, आइडेंटिकल है। जिसमें भी दो रो आइडेंटिकल होती है वो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो दैट मीन्स कि ये तो सारा 0 ही है, एक्चुअली वैल्यू वही है जो थी। समझ गए आप। इस पे मैंने ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगा के उसकी वैल्यू को जज करने के लिए इसकी एक रो को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके देखा कि दूसरा जो कंपोनेंट बना उसका, उसकी तो वैल्यू 0 ही आएगी पक्का। तो 0 आएगी, तो दैट मीन्स कि इस ऑपरेशन के लगाने से इस डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स कि आपको ये अलाउड है ऑपरेशन लगाना। तो दैट मीन्स अगर आपके पास एक कोई मान लो आपके पास ये पड़ा है डिटर्मिनेंट, उसमें है आपके पास मान लो 1 1 1 2 3 5 7 2 9। इसको थोड़ा इजी करने के लिए आप ये काम कर सकते हो कि ठीक है जी, C2 इज़ चेंज्ड बाय C2 - C1, और इसी तरह C3 इज़ चेंज्ड बाय C3 - C2।
चलो चाहो तो आप इसको स्टेप वाइज अलग अलग लगा सकते हो, मैंने इकट्ठा लगा दिया एक ही स्टेप में, क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इकट्ठा आप लगा सकते हो। तो मैंने इसमें क्या किया, ये उस टाइप का ऑपरेशन लगा दिया इनमें से कोई। क्यों लगाया, मैं इजी करना चाहता हूँ इसको इसलिए, और लगा रहा हूँ बड़ा आराम से। क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ लिया कि इसको लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू, मुझे कोई माइनस नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, कोई डिवाइड में नहीं लगाना। मुझे पता है डायरेक्टली ये इक्वल टू आ जाएगा किसके, दिस माइनस दिस, यानी कि 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 7 माइनस 5, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 3 2, और 9 माइनस 2 7। इस पर लगाया ही नहीं मैंने ऑपरेशन, 1 2 7 आ जाएगा। अब ये ईजी कैसे हो गया, क्योंकि इसकी फर्स्ट रो में 2 जीरो बना दी मैंने ये। अब इसका डिटर्मिनेंट करना बड़ा आसान है, कैसे, एक ही बार करना पड़ेगा आपको, जस्ट 1 इंटू ये देखना पड़ेगा, 0 इंटू तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस सेंस में ये आसान हो जाता है ऐसा करने से। तो ये 1 इंटू देखा आपने, क्या आ गया, 1 इंटू 7 7, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, तो प्लस 10, तो 17 इंटू 1 17 आ जाएगा। जबकि वैसे आप इसका डिटर्मिनेंट करोगे तो काफ़ी टाइम इसमें लगेगा। अब इसको नंबर्स के ऊपर तो कोई फ़ायदा नहीं है लगा के, उसका नंबर का तो आप कर ही लेते हो। इसको ज़्यादातर फ़ायदा होता है जब आप दूसरे टाइप के सम करते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड वाले, ठीक है, उनमें ज़्यादातर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, तो उस केस में इसको लगाने का ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमने इस लेक्चर में इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, इसमें जज किया। अब आपका काम है ये सारी प्रॉपर्टीज़ को अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स लेके वेरीफाई करके देखना, ठीक है, कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। इस तरह से कि एक्सपेरिमेंट आप एग्जांपल में से ही कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल दे रखे हैं। इसकी बाकी की जो सम है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। तो आज आप जस्ट इन प्रॉपर्टीज़ को ही समझो और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से बना के उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो, ठीक है। थैंक यू।